हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को हर एक शॉर्ट वीडियो में समझ के देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तैयार है पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले लेट अस फोकस ऑन द वर्ड व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमी में यानी कि समाज में जनरली 3 टाइप्स के कैपिटल होते हैं: फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर कॉल्ड एज द इनपुट। विद द हेल्प ऑफ दीज वी प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट या आउटपुट। तो इनपुट जो हमारे पास है, जिसपे हम प्रकृति के द्वारा हमें जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उन सबको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। चाहे वो कोयले की खान हो, सोने की खान हो, झरने हो, तालाब हो, नदियां हो, प्रकृति हो, जंगल हो, दीज ऑल आर द फिजिकल रिसोर्सेज। इनके बदले में जो पेपर क्लेम्स होते हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब अल्टीमेटली द मनी बाय विच वी एक्सचेंज, वी डील इन दिस टाइप ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ना, या दोनों ही कैपिटल नॉन लिविंग है। इनका सदुपयोग करने के लिए और वी कैन से कि इनसे इनका बेटर यूटिलाइजेशन करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग एलिमेंट है या जो कैपिटल है उसका नाम होता है ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी एटसेट्रा एम्बॉडीड इन द पीपल। लाइक आप सब जो 12th के स्टूडेंट्स हैं ना, अभी आप ह्यूमन कैपिटल नहीं है, अभी आप ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। आपके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। तो कुछ वक्त बाद जब आप कुछ प्रोफेशनल सर्टेन कोर्सेज कर लेंगे, देन यू विल बिकम व्हाट? द ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स आप हैं। अभी आप कच्चे घड़े के समान हैं, अभी आपको सिखाया जाएगा, अभी आपको पकाया जाएगा, तपाया जाएगा, मतलब आपके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। फिर आप जो बन जाएंगे एक सक्षम, एक काबिल, एक दुनिया को जीतने वाले व्यक्ति, तो आप बनेंगे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल बनने की जो जर्नी है, वो जर्नी या वो प्रोसेस कहलाया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेशन के तौर पर लिखा है कि प्रोसेस ऑफ एडिशन टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड कैपेबल पर्संस इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक समझिए, अगर 1 अप्रैल 2022 को इंडिया में 20 करोड़ ह्यूमन कैपिटल है और 31 मार्च 2023 को इंडिया की ह्यूमन कैपिटल है 24 करोड़, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 करोड़ का। मतलब 4 करोड़ लोग भारत की आबादी में और ज्यादा ऐड हो गए, जो कैपेबल है, स्किल्ड है, ट्रेंड है। तो ये जो 4 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ी है ना, इस बढ़ी हुई संख्या को बोला जाएगा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको इसको रब करता हूं, चाहो तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं बोर्ड पर लिखूंगा रोल, प्रॉब्लम्स और बाकी जो टॉपिक है इस चैप्टर के। नोट कीजिए जल्दी से। अब टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देश में अच्छे ह्यूमन कैपिटल या स्किल्ड लोगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका या मेथड या सोर्स है एक्सपेंडिचर और हेल्थ। आपने कहावत सुनी होगी ना कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। यानी अगर आप फिजिकली फिट हैं तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मेंटली फिट भी होंगे। यानी व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना शरीर से भी और दिमाग से भी। तो भारत सरकार को या किसी भी देश की सरकार को लोगों को उनकी हेल्थ पे बहुत खर्चा करना चाहिए। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। लोग जितने कैपेबल होंगे, जितने वो फिजिकली मेंटली फिट होंगे, वो उतना ही देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे, कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन आपको बताती है सही और गलत के बीच का अंतर। What are the do's, what are the don'ts, ये आपको क्लियर समझ में आ जाता है तब जब आप लिटरेट होते हैं, जब आप एजुकेटेड होते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को ना यूज कर सकता है। तभी तो आपके माता पिता भले ही खुद कितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर ले, लेकिन हमेशा आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब समय है 12th का, अच्छे नंबर लाइए और इन रिटर्न आप उनको सारी खुशियां देंगे अच्छे नंबर ला करना जो उन्होंने आपसे उम्मीद की हुई है। ठीक है। एंड देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, लाइक आप एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, सीए करेंगे, आप एक फ्रेशर होंगे,
आपने रियल दुनिया में कदम नहीं रखा होगा तो आपका एम्प्लॉयर या आपका जो बॉस होगा वो आपको ट्रेंड करेगा। ट्रेंड करने का मतलब किसी पर्टिकुलर टेक्निकल वर्क को करने के लिए आपको जब एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक विशेष प्रकार की आपको नॉलेज दी जाती है, बाय विच यू आर एबल टू यूटिलाइज द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो फ्रेशर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन चीजों को यूज कैसे करें उसके लिए ट्रेनिंग का होना जरूरी है। एक और वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप अपनी नॉलेज का, अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। जब आपको लगता है कि आपके एरिया में जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर उतनी आपके पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो व्हेन यू शिफ्ट yourself from your own hometown to another town in the search of job, that is called migration. And expenditure on information. भारत सरकार या जो लोकल एजेंसीज हैं वो समय समय पर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है। किस प्रकार की, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं, टोटल इंडिया में इस प्रकार का कोर्स कराने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उस वैकेंसी की एलिजिबिलिटीज क्या है। तो आप जब घर पे होते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जब टीवी को देखते हैं, तो यू गेट टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू टू मेक यू अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भारत देश में या दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? पहला, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। मैंने बोला ना, ह्यूमन कैपिटल लिविंग कैपिटल है और बाकी दोनों नॉन लिविंग है। तो आपके देश में जो भी फिजिकल कैपिटल है, जो नॉन लिविंग है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन आप तब कर पाएंगे जब आप स्किल्ड होंगे। एक कहावत आपने और सुनी होगी कि स्मार्ट पर्सन डज नॉट डू एनी डिफरेंट वर्क, दे डू द सेम वर्क इन द डिफरेंट मैनर। तो आप सबके पास 24 घंटे हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, यह आपको एक नॉलेज या स्किल चीज ज्यादा बेटर बता सकती है। रिसोर्सेज को बेटर यूज करेंगे तो समय आपके पास उतना ही होगा, लेकिन आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, आप अपने काम को इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंटली कर पाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, आप फिजिकली फिट होंगे, आप मेंटली फिट होंगे, आपके पास टेंशन्स कम होंगी, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो बट ऑब्वियस कि आपका आने वाला कल भी एक लंबा होगा, एक स्वस्थ जीवन आपका होगा। कंट्रोल ऑन द पॉपुलेशन। और जो लोग पढ़े लिखे या समझदार होते हैं वो देश में ना लायबिलिटी नहीं बनना चाहते, बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि वो बनते हैं देश के लिए एक असेट। इसका मतलब सिंपल सा मैं कहना ही चाहता हूं कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके हम अपने देश के रिसोर्सेज को बेटर एंड प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं? अभी जैसे इंडिया की आबादी आप जानते हैं मोर देन 140 करोड़ से अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज। वर्कफोर्स कितना है? इन बिटवीन 45 टू 50 करोड़। तो लगभग 100 करोड़ की आबादी अभी वर्कफोर्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स बिहाइंड दैट? द फर्स्ट इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। इसका मतलब हम सबकी सामूहिक गलती मानेंगे हम, मतलब सरकार की अगर बात करें तो जितना एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। अभी भी मैं कहीं देख रहा था, मुझे याद आ रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट का बजट है उसका लगभग 2.5-3% ही अप्रोक्स एजुकेशन पे खर्च होता है। अभी भी इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 77% है, यानी 23% लोग आज भी शिक्षा से दूर हैं। तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, वो अपने स्किल्स का, अपनी कैपेबिलिटीज का देश के योगदान कैसे दे पाएंगे, देश की डेवलपमेंट में अपना कैसे पार्टिसिपेशन दे पाएंगे ना। ब्रेन ड्रेन, ये समस्या तो सच में बड़ी है। ब्रेन ड्रेन का मतलब जानते होंगे ना, कि बताऊं, जब आप अपने देश के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, है ना, देश के साधनों का यूज करते हैं, और जब आप स्किल्ड बन जाते हैं तो अपने पर्सनल इनकम के लिए व्हाट यू डू, आप अपने भारत देश को छोड़कर अन्य देश में सेवाएं देने चले जाते हैं। तो आपने क्या किया? अपने आप को डेवलप करने में भारत देश के रिसोर्सेज का यूज किया, लेकिन जब आप स्किल्ड बन गए, जब आप ह्यूमन कैपिटल बन गए रिसोर्स से, तो उस अपनी नॉलेज का आप फायदा किसी अन्य देश को दे रहे हैं। हालांकि आप तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन देश आपको याद बहुत करता है दोस्तों, ऐसे लोगों को। पॉपुलेशन का बढ़ना, आबादी ज्यादा है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में
जो लोगों की लिविंग है वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में कैसी 10-10, 12-12 मंजिली इमारतें बन रही हैं, है ना, कितना कंजेस्टेड हो गया है। तो हमारे भारत की जो सीमा है, जो टोटल एरिया है वो तो कम है और उस पर डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ज्यादा हो गई है, उसको कम होना चाहिए। एंड देन लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी डिमांड है लेबर की, कितनी सप्लाई है, उसका मिसमैच है, वो प्रॉपर मैच नहीं हो पा रहा, ये आपका प्रॉब्लम है। इसको नोट कीजिए। मैं फिर साइड हो जाता हूं, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर आपका चैप्टर बस अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए पहले बेटा। अब एक कंपैरिजन जो आपकी बुक में गिवन है कि 1951 में, यानी जब हमारा इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, तब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम की क्या व्यवस्था थी, और जब 2015-16 में फिर उसको स्टडी किया गया तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस टेबल पर आप देख सकते हैं। इजी वे में मैं आपको समझा भी देता हूं। यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की संख्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान 2.23 लाख थी, जो 2015-16 में बढ़कर 12.7 लाख तक पहुंच गई। अब तो और ज्यादा हुई होगी, 6 साल और ज्यादा बीत गए हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या थी लगभग 7,500, जो 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है 15-16 के सेशन में। टोटल कॉलेजेस थे इंडिया में अप्रॉक्स 578, जिनकी संख्या 39,000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कितने बच्चे पढ़ते थे पहले और अब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन पढ़ते थे उनकी संख्या 19.15 लाख थी, जो बढ़कर 17 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। हायर एंड सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो 1950-51 के सेशन में 15 लाख थी, जो 3 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी है। हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 3.6 लाख थी, जो 15-16 के सेशन में 346 लाख हो चुकी है। इसके अलावा वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को संभाल रही हैं या चला रही हैं, मैं यहां पर आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूं। स्कूलिंग एजुकेशन के लिए इंडिया में जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, विच नेम इज NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन के लिए 1956 में बना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1945 में डिपार्टमेंट या संस्था बनी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और मेडिकल फील्ड के लिए बना ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। These are the basic things which I taught you in this short video. I hope कि समझ में आया। क्या करेंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज्यादा देखिए, ज्यादा पढ़िए। मुझे आप सबके नंबर 90 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।